गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो पिछले क्लास में जो स्टडी की थी वो की थी हमने oogenesis। और oogenesis की स्टडी के अंदर हमने 3 स्टेप्स के अंदर oogenesis की स्टडी की थी कि जैसे जर्मिनल लेयर के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम में किस प्रकार से समसूत्री विभाजन के दौरान मल्टीप्लिकेशन स्टेज पूरी होती है, जिसके दौरान हमारे पास में लास्ट डिवीजन के दौरान प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में प्राइमरी oocytes ग्रोथ फेज में एंटर करता है। तो जब ग्रोथ फेज में एंटर करता है तब प्राइमरी oocytes, जैसे ये हमने स्टेज पढ़ी थी, ये जर्मिनल एपिथेलियम की, इसमें विभाजन के फलस्वरूप 2n कोशिका का फॉर्मेशन होता है। काफी सारी 2n बनती है। बार बार फिर विभाजन होता है, इनमें समसूत्री विभाजन ही होता है। इसमें 2n बनती है, इन्हें oogonia बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oogonia। अंतिम विभाजन के फलस्वरूप जो हमें कोशिकाएं प्राप्त होती है वो होती है, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और ये स्टेज कहलाती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज में अंत में हमें क्या प्राप्त होती है? प्राइमरी oocytes। अब हम बात करते हैं कि ये एंटर करेगी किसमें? ग्रोथ फेज में। और ग्रोथ फेज में एंटर करेगी तब इसका आकार कई गुना बढ़ जाएगा। और इसकी जो ग्रोथ फेज होती है वो लॉन्ग होती है। क्या होती है? लॉन्ग। क्योंकि इसके अंदर ही, क्योंकि ये प्राइमरी oocyte से ही ओवम का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन ओवम के अंदर ही होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो 2n जायगोट होता है उसी के अंदर होता है। तो फ्यूचर में जो एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए जो भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सभी पोषक पदार्थों का संश्लेषण इस ग्रोथ फेज के अंदर ही किया जाता है। और पोषक पदार्थ के रूप में क्या होता है? पोषक पदार्थ के रूप में होता है योग। क्या होता है? योग। योग एक डिक्शनरी का शब्द है। योग को ऐसा लिक्विड फॉर्म या ऐसी फॉर्म जिसके, यानी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सभी, यानी एम्ब्रियो के डेवलप होने के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ये तीनों कंप्लीट मिलकर एक वेल क्वांटिटी में मिक्स होकर किसका फॉर्मेशन करती है? योग का फॉर्मेशन करती है। अतः योग का फॉर्मेशन किसमें होता है? ग्रोथ फेज के अंदर ही होता है। योग एक पोषक पदार्थ होता है जो डेवलप हो रहे बच्चे को न्यूट्रिशन देने का, यानी पोषण देने का वर्क करता है। ठीक है, तो अब इस ग्रोथ फेज के हमने पूरी स्टडी कर चुके हैं। oogenesis की ओवम का फॉर्मेशन तक हमने पढ़ लिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज की इसको स्टडी के आधार पर 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, सेकेंड टाइम क्या होता है। सबसे पहले होता है इसमें, इसको हम बांट सकते हैं ग्रोथ फेज को पित्तक पूर्व वृद्धि काल। पित्तक पूर्व वृद्धि काल पहला। और पित्तक पूर्व वृद्धि काल यानी पित्तक जब इसके अंदर, जैसे ये आ गया 2n, इसमें योग के निर्माण से पहले क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस प्राइमरी oocyte के अंदर। तो देखो, सबसे पहले योग के निर्माण से पहले इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो होता है केंद्रक के पदार्थ में वृद्धि। केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि, यानी
जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में जितना भी मटेरियल होता है उस पदार्थ में यानी इसी पित्तक पूर्ववर्ती पित्तक के निर्माण से पहले केंद्रक अपनी आकृति को बढ़ाता है। उसके अंदर जो डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। देखो, केंद्र के पदार्थ में वृद्धि का कारण केंद्रक द्रव्य का अत्यधिक निर्माण होना, यानी ये कोशिका है, इसकी कोशिका के बीच में जो केंद्रक पाया जाता है, इसके कोशिका यानी केंद्रक द्रव्य में वृद्धि होगी, बढ़ेगा। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में कौन आते हैं? डीएनए एंड आरएनए। इनका संश्लेषण बढ़ जाएगा, यानी इनकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। और इसी समय जब डीएनए आरएनए की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है, इसी समय क्रोमोसोम के आकार में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। और जो मेंढक होता है, मेंढक के क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम लंबे होकर एक विशेष आकृति धारण कर लेते हैं। मेंढक में ही नहीं अपितु जितने भी अन्य वे सभी प्राणी जिनकी सेल्स में यानी जिनमें पित्तक की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिनके अंडों में पित्तक की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, उनके अंदर गुणसूत्र वृद्धि प्रावस्था में अपने साइज को बढ़ा लेते हैं और एक ब्रश की आकृति धारण कर लेते हैं। अतः इन गुणसूत्रों को उस समय क्या कहा जाता है? लैंप ब्रश क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इसमें इन गुणसूत्रों में क्रोमेटिड के गुणसूत्र अक्ष के अनुप्रस्थ दिशा में अनेक लोब जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ऐसी हम एक गुणसूत्र का एक लूप बना रहे हैं, जैसे ये है गुणसूत्र, इसमें ऐसे काफी सारे ऐसे बड़े बड़े लूप बन जाते हैं ऐसे। ये अक्ष है, इस अक्ष के अनुप्रस्थ दिशा में काफी सारे ऐसे बड़े बड़े लूप बन जाते हैं। ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। ये उन अंडों में पाए जाते हैं जिनमें पित्तक की मात्रा अत्यधिक होती है। उनमें जो डीएनए आरएनए प्लस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आकार में अत्यधिक वृद्धि कर लेते हैं और अत्यधिक वृद्धि करके गुणसूत्र को एक ब्रश की आकृति में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्रोमोसोमल एक्सिस है, क्रोमोसोमल एक्सिस अक्ष है, ये क्रोमोसोम की अक्ष है, ठीक है ना। और ये जो मैंने राउंड में बताइए क्या है? डीएनए है, डबल सर्कुलर डीएनए, ये क्या नाम है? डबल हेलिक्स वाला डीएनए है, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला हो गया कि केंद्र के पदार्थ में वृद्धि के अंदर क्या होगा? केंद्र द्रव्य बढ़ेगा, न्यूक्लिक एसिड बढ़ेगा, डीएनए आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया? डीएनए आरएनए की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसके कारण क्रोमोसोम्स की आकृति बढ़ जाएगी। ये होता है सबसे पहले केंद्र के पदार्थ में वृद्धि, ठीक है ना। दूसरी जो स्टेप है इसके अंदर, सेकेंड स्टेप के अगर हम देखते हैं, कोशिका द्रव्य में वृद्धि होगी। सेकेंड, कोशिका द्रव्य में वृद्धि। और कोशिका द्रव्य में वृद्धि का देखिए, इस अवस्था में कोशिका द्रव्य में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है। जैसे कुछ एम्फीबिया और एवीज के प्राणियों में, कुछ एम्फीबिया और एवीज के प्राणियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया समूह के रूप में एकत्र हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक कोशिका हम बात कर रहे हैं अब केंद्र की न करके हम इस कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं।
तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं इस अवस्था में। पित्तक पूर्व वृद्धि काल की केंद्रक द्रव्य में जब वृद्धि होती है तो जैसे एम्फीबियंस ये होते हैं, इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? माइटोकॉन्ड्रिया के बादल। और इसी अवधि के अंदर अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसके अंदर जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है उसके अंदर भी अनेक आशयों का निर्माण होता है, अर्थात इसके अंदर भी वृद्धि होती है। ये तो हो गया अपना पित्तक पूर्व वृद्धि काल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास में पित्तक वृद्धि काल। दूसरी स्टेप कौन सी है? पित्तक वृद्धि काल। यानी अब पित्तक का निर्माण होगा, यानी ग्रोथ फेज की सेकंड अवस्था क्या है? पित्तक वृद्धि काल। इसे बोलते हैं विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड यानी प्राइमरी oocyte के अंदर कोशिका द्रव्य में मात्रा बढ़ गई और केंद्रीय पदार्थ में बढ़ गई, केंद्रीय पदार्थ भी बढ़ गया। अब इसमें बनेगा यौक। क्या बनेगा? यौक। ये 2n है केंद्र के यहाँ पे, ठीक है। प्राथमिक oocytes में इस अवधि का यानी महत्वपूर्ण काल होता है और इस अवधि में प्राइमरी oocytes में रिजर्व फूड मटेरियल, प्राइमरी oocyte में, इसे प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं अभी भी, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल आरक्षित भोज्य पदार्थ, आरक्षित भोज्य पदार्थ यानी यौग, जो फ्यूचर में एम्ब्रियो के पोषण के लिए आवश्यक होता है। और संचित भोज्य पदार्थ जो पहले ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन के रूप में होता है, जिसे हम किस रूप में कहते हैं? सम्मिलित रूप से यौग। यौग का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यौग कहा जाता है। इस यौग का निर्माण होगा इसमें पित्तक वृद्धि काल में, ठीक है। पित्तक कोई रासायनिक, निश्चित कोई रासायनिक शब्द नहीं है, अपितु आरक्षित खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने की एक शब्दावली है, ठीक है ना। अब आता है पित्तक का निर्माण। पित्तक का निर्माण कैसे होगा? यानी एग सेल के एम्ब्रियो में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पित्तक भोजन के रूप में काम आता है। देखो इसमें क्या क्या काम आती है? एक तो होती है प्रोटीन, और पित्तक के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? पित्तक जनन, विटेलोजेनेसिस। जो विटेलोजन नामक प्रोटीन, इसमें कौन कौन काम आता है? विटेलो, इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन काम आती है, विटेलोजन प्रोटीन और एक वीटी जीन। ये दोनों ही मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? यौग का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? यौग का फॉर्मेशन करते हैं। इस विटेलोजीन के अंदर, इस विटेलोजीन में क्या क्या प्रेजेंट होती है? इसमें वसा, शर्करा और प्रोटीन। इस विटेलोजीन जो होती है, जो विटेलोजीन प्रोटीन हम जिसे कहा गया है, इसके अंदर किस किस के गुण होते हैं? वसा के भी गुण होते हैं, दूसरा प्रोटीन के गुण भी होते हैं, और तीसरा क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट। और ये तीनों मिलकर ही यौग कहलाती है। क्या कहलाती है? यौग। अर्थात इस विटेलोजीन प्रोटीन के अंदर तीनों के गुण प्रेजेंट होते हैं। वसा भी इसमें होती है, प्रोटीन भी इसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होती है, ठीक है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? यौग कहते हैं, ठीक है। अब
इस विटिलोजिन प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में, मदर की लीवर में। मदर होती है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, उसके लीवर के अंदर इसका निर्माण होता है। इस विटिलोजिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां पर होता है? मदर के, यानी वह लेडीज जिसमें प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, उसके लीवर में यौगिक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लीवर है, इसके अंदर इस विटिलोजिन यानी विटिलोजिन का निर्माण हो गया। विटिलोजिन का निर्माण हो गया, जो प्रोटीन है, इसमें तीनों गुण है, प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है। अब इसमें कुछ बदलाव होता है इस लीवर के अंदर ही, प्रसाधन प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या होता है? कुछ बदलाव होता है, उसके बाद में ये ब्लड के द्वारा कहां पर जाता है? इस अंडाशय में जाता है। ये अंडाशय है मान लीजिए, ये क्या है? अंडाशय। और इस अंडाशय में ये 2n जाइगोट ये है, सॉरी 2n प्राइमरी oocyte, 2n जाइगोट नहीं, 2n प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte है। अब इसके अंदर चला गया, यहां पे ब्लड के द्वारा गया, ये योग है। अब इसमें पिनोसाइटोसिस, कौन सी साइटोसिस? पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये इस प्राइमरी oocyte के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये जो हमने इसका नाम क्या कहा गया इसको? यॉक। क्योंकि विटिलोजिन के अंदर इसमें जब इसका बदलाव होता है, ये बदलता है, और बदलने के यानी इसके अंदर विटिलोजिन में तीनों गुण पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, इसमें प्रोटीन भी होती है, इसमें फैट भी होती है। इसमें कुछ बदलाव होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में ब्लड के द्वारा कहां पर पहुंच जाता है? अंडाशय में। और अंडाशय में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte के अंदर ये पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना? देखो इसमें क्या होता है, ये आगे चलकर प्रोटीन यानी इसमें जैसे ही ये अंदर चला जाएगा और इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रोथ फेज के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ग्रोथ फेज के अंदर फॉर्मेशन होता है योग का। योग का फॉर्मेशन, योग की मेन यानी विटिलोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है किसमें होती है? लीवर के अंदर। किसमें होती है? लीवर में। और इसके लिए कौन भागीदार होता है? एक विटिलोजिन प्रोटीन और एक विटिजीन। विटिलोजिन प्रोटीन के अंदर मैंने आपको बता दी कि प्रोटीन का गुण होता है, फैट का गुण होता है और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होती है। और ये तीनों मिलकर ही क्या कहलाती है? यॉक। विटिलोजिन में इस लीवर के अंदर ही कुछ बदलाव होता है, बदलाव होने के बाद में ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कहां पर जाएगा? अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और अंडाशय के अंदर बने हुए प्राइमरी oocytes में पिनोसाइटोसिस यानी लिक्विड पदार्थों को कोशिका के द्वारा अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। ठीक है ना? तो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इस 2n जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से ये प्राइमरी oocytes अपनी आकार में अत्यधिक वृद्धि कर लेता है और ये ग्रोथ फेज में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में ही अब इसका निर्माण हो गया, उसके बाद में ही अब ये किसमें एंटर करेगा? परिपक्वन विभाजन प्रावस्था में प्रवेश करेगा। अभी भी ये क्या कहलाता है? प्राइमरी oocyte। क्या कहलाता है? प्राइमरी oocyte। अब इसमें प्रथम अर्धसूत्री
विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अनियमित होगा। गुणसूत्र तो विपरीत ध्रुवों की तरफ आधे आधे चले जाते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित कोशिका द्रव्य का समान रूप से विभाजन न होकर असमान होगा, जिससे एक बड़ी कोशिका एन और एक छोटी कोशिका एन पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। अब इसमें होगा द्वितीय अर्धसूत्री, और द्वितीय अर्धसूत्री किसका समान होता है? समान समसूत्री। गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होगी। फिर अनियमित विभाजनों का एक बड़ी कोशिका एन, एक छोटी पोलर बॉडी है, इससे दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसे बोलते हैं हम ओवम, और ये क्या है? सेकंड पोलर बॉडी, और ये स्टेप कहलाती है, इसे बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था भी बोलते हैं। विभाजन प्रावस्था भी हम इसे कह सकते हैं। यह हो गया अपना oogenesis की क्रिया कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं अंडों के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ते हैं? अंडों के प्रकार, यानी अंडे कितने प्रकार के होते हैं। इसी लेसन के अंदर आपके दे भी रखा है कि अंडों के प्रकार हम स्टडी करते हैं। हमने जो दे रखा है पित्तक की मात्रा के आधार पर दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? पित्तक की मात्रा के आधार पर दे रखा है कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार दे रखे हैं, और वो जो दे रखे हैं, पहला दे रखा है अंडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग, और वो किसके आधार पर दे रखा है? पहला पित्तक की मात्रा के आधार पर, कि पित्तक है या नहीं है, आधार पर। पहला अपीतकी, अपीतकी अंडे, इन्हें बोलते हैं एलेसिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलेसिकल। ऐसे अंडे जिनमें पित्तक होता ही नहीं है। तो ऐसे प्राणियों में न्यूट्रिशन, पोषण किससे मिलेगा? एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा मिलेगा? प्लेसेंटा के द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? ह्यूमन, मनुष्य। मनुष्य में प्लेसेंटा पाई जाती है। दूसरा हम प्रकार, यानी इनके अंदर पित्तक न के बराबर होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। अतः उन अंडों में न्यूट्रिशन के लिए जो ऑप्शन होता है वो क्या होती है? प्लेसेंटा। अतः स्तनधारी प्राणियों में इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। सेकंड जो आता है अल्पपीतकी, अल्पपीतकी, इन्हें बोलते हैं माइक्रो लेसिथल। ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है ना? जैसे सी अर्चिन इसका एग्जाम्पल है। ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है, इनसे ज्यादा, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पपीतकी। तीसरा होता है मध्यपीतकी, मध्यपीतकी, इन्हें बोलते हैं हम मीजोलेसिथल। यानी ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा न तो ज्यादा और न कम, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्यपीतकी। जैसे पेट्रामाइजोन में, इसमें पेट्रामाइजोन में जो हैगफिश आती है, डायन मछली आती है, और उभयचर में एम्फीबिया में भी, एम्फीबिया जो फाइलम है, क्लास है, उसके अंदर भी इस प्रकार का
अंडे पाए जाते हैं जिनमें न तो ज्यादा और न कम। फिर आता है चौथा, वो होता है मैक्रोलेसिथल, यानी अतिपीतकी। ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे पक्षियों के अंडे होते हैं, फूटते हैं तो काफी सारा पित्तक निकलता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पक्षी वर्ण। तो ये किसके आधार पर होगी? 4 प्रकार के अंडे पित्तक की मात्रा के आधार पर। इसके बाद में आते हैं, वो आता है पित्तक का वितरण कैसे होगा। पित्तक के वितरण के आधार पर भी हम अंडों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है पित्तक के वितरण के आधार पर, यानी इस अंडे में पित्तक किस रूप से वितरित है। अगर समान रूप से वितरित है, बिल्कुल सभी जगह समान है, तो ये कौन सा होगा? समपीतकी। ऐसे अंडे जिनमें अंडे में पित्तक समान रूप से वितरित है उन्हें हम क्या बोलते हैं? समपीतकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोलेसिथल। दूसरा, ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक कहां पर प्रेजेंट है? केंद्र में। कहां पर प्रेजेंट है? केंद्र। उन्हें क्या बोलते हैं? केंद्र पीतकी। इन्हें क्या बोलते हैं? केंद्र पीतकी, सेंट्रोलेसिथल, यानी उनके अंदर केंद्र यहां प्रेजेंट है, बीच में। कहां प्रेजेंट है? बीच के अंदर। इन्हें क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। और फिर आता है तीसरा, गोलार्ध पीतकी। देखो अंडे में 2 गोलार्ध होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो पित्तक भारी होता है, अतः पित्तक इस गोलार्ध में आकर इकट्ठा हो जाता है। जिधर पित्तक इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं पादप ध्रुव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटल पॉल। और जिधर पित्तक नहीं होता, केंद्र प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सक्रिय ध्रुव, या इसे एनिमल पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। तो ये हो गया अपने अंडों के प्रकार, पित्तक की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के, और पित्तक के वितरण के आधार पर 3 प्रकार के अंडे इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंड झिल्लियों का निर्माण। जय हिंद।